स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में शुरू करने जा रहे हैं सीबीएसई बोर्ड के क्लास 10th की हिस्ट्री के पहले चैप्टर, जिसका नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। और इस चैप्टर का हमने नोट्स तैयार किया है और इस नोट्स में हमने उन सारे पॉइंट्स को कवर किया है जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अब जो नया पैटर्न शुरू हुआ है इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के भी इम्पोर्टेंस ज़्यादा बढ़ गए हैं, इसलिए हमने जहाँ जहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन छिपे हुए हैं उसको हमने हाईलाइट कर दिया है, और जहाँ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं वैसे पॉइंट्स को भी हमने अंडरलाइन किया हुआ है। मैं आपको नोट्स के एक्सप्लेनेशन के दौरान समझाऊंगा कि कहाँ किस तरह के प्रश्न छुपे हुए हैं और कैसे कैसे प्रश्नों को पूछा जा सकता है आपकी परीक्षा में। आपको टू द पॉइंट आंसर कैसे देना है ये मैं बताऊंगा आपको, और साथ ही साथ असर्शन और रीजनिंग टाइप के जो क्वेश्चन इस बार शामिल किए गए हैं परीक्षा में उसके लिए भी मैं आपको टिप्स दूंगा कि आप कैसे उन क्वेश्चंस को करें। और शुरुआत हिस्ट्री से हो रही है, लेकिन आपको मैं आपके सोशल साइंस के जो 4 पार्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, इन सब पे नोट्स प्रोवाइड करने की मैं कोशिश करूंगा। इसलिए आप पूरे वीडियो ध्यान से देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपके कुछ सजेशंस हों आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें ज़रूर भेजें। और यदि वीडियो आपको उपयोगी लगे तो आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी अगली वीडियो आपको आराम से मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं पहले पॉइंट को। इन 1848 फ्रेडरिक सोरेयू, ए फ्रेंच आर्टिस्ट, prepared a series of 4 prints visualizing his dream of a world made up of democratic and social republics as he called them। आपने यहाँ देखा कि मैंने पहले ही पॉइंट में 1848 और फ्रेडरिक सोरेयू को हाईलाइट किया हुआ है, तो इसकी वजह यह है कि यहाँ यह एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आपको समझा दें कि 1848 में फ्रांस के एक कलाकार हैं जिनका नाम है फ्रेडरिक सोरेयू। इन्होंने एक 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई है, और यह श्रृंखला ऐसी है जिसमें उन्होंने अपने ड्रीम को विजुलाइज किया है। जो उन्होंने एक सपना देखा है उस सपने को उन्होंने इस कला के माध्यम से, इस ड्राइंग के माध्यम से रिप्रेजेंट किया है। और उनकी कल्पना है एक ऐसे वर्ल्ड की, एक ऐसे विश्व की जो कि डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स हो, अर्थात एक ऐसा विश्व जिसमें लोकतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्र की प्रधानता हो, एक ऐसा वर्ल्ड जो डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक से बना हो, एक ऐसा विश्व जो कि लोकतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना हो, जैसा कि वह कहा करता है। द फर्स्ट प्रिंट, फिगर नंबर 1, आपने देखा अपने बुक में फिगर नंबर 1 में कि द फर्स्ट प्रिंट ऑफ द सीरीज, इन 4 चित्रों की जो सीरीज है, जो 4 प्रिंट्स की सीरीज है, उसमें जो पहला प्रिंट है उसमें क्या दिखाया गया है, शोज द पीपुल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका। इसमें यूरोप और अमेरिका के लोगों को दिखाया गया है, मेन एंड वीमेन ऑफ ऑल एजेस। जिस चित्र में यूरोप और अमेरिका के सभी पुरुष और सभी स्त्रियां हर एज ग्रुप की शामिल हैं, एंड सोशल क्लासेस, और हर सामाजिक समुदाय से लोग उसमें शामिल हैं। मार्चिंग इन ए लॉन्ग ट्रेन, और ये लोग एक लंबी कतार में आगे बढ़ रहे हैं, एंड ऑफरिंग होमेज टू द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी एज दे पास बाय इट। और जब ये आगे बढ़ रहे हैं एक लंबी कतार में, एक लंबी लाइन में, तो ये कहाँ जा रहे हैं, ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के सामने से होकर गुजर रहे हैं, और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को ये होमेज ऑफर कर रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, उसकी वंदना कर रहे हैं। आइए आपको इससे जुड़ी कुछ और बातें बता दें जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट हैं, और वो ये है कि जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है इसके 2 हाथ में 2 प्रमुख चीज़ें हैं। एक हाथ में तो टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट है, और दूसरे हाथ में क्या है, चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन। अर्थात एक हाथ में ज्ञान की मशाल है और एक हाथ में
मानव के अधिकारों का घोषणा पत्र है। और जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है उसके सामने जमीन पर एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस के रिमेन्स गिरे पड़े हैं। एक और नया वर्ड आपको मिलेगा इसमें जिसका जिक्र मैं आगे करूंगा, वो वर्ड है यूटोपियन विजन। तो जो फ्रेडरिक सोरोयू का एक यूटोपियन विजन है, उस विजन के अनुसार उसने एक कल्पना की है कि दुनिया के जो लोग हैं अलग अलग राष्ट्रों के समूहों के रूप में बटे हुए हैं और उनको पहचानना बहुत आसान है क्योंकि वो अपने देश के कॉस्ट्यूम को पहने हुए हैं, राष्ट्रीय पोशाकें पहने हुए हैं, उनके कपड़े अलग अलग ढंग के हैं और इस तरह से उनको रिकॉग्नाइज करना, उनको पहचानना आसान है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इस फिगर में उसने कुछ राष्ट्रों को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से आगे दिखाया है, कुछ राष्ट्र को उसने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के सामने दिखाया है और कुछ ऐसे भी नेशंस हैं जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के बहुत पहले हैं भी। तो यहाँ आपको समझना क्या है कि यूएसए और स्विट्जरलैंड जैसे जो नेशंस हैं जो अब तक नेशन स्टेट बन चुके हैं वो इसको लीड कर रहे हैं और वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से आगे जा चुके हैं, जबकि जो फ्रांस है जो अपने रिवोल्यूशनरी ट्राई कलर के द्वारा आसानी से पहचाना जा सकता है, वह अभी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के बिल्कुल सामने है। अर्थात वहाँ अभी प्रक्रिया नेशन स्टेट बनने की चल रही है, नेशन स्टेट बनाने के लिए, और उसके पीछे जर्मनी के लोग हैं जिनको हम ब्लैक, रेड और गोल्डन कलर के झंडे के द्वारा आराम से पहचान सकते हैं। और जर्मनी के पीछे जो हैं वो हैं ऑस्ट्रिया के लोग हैं, लॉम्बार्डी के हैं, पोलैंड के हैं, इंग्लैंड के हैं, आयरलैंड के हैं और इस तरह से ये एक चेन बनी हुई है जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को होमेज ऑफर करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो इस पैराग्राफ में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिसकी चर्चा मैंने आपसे की है। जो हाईलाइटेड पोर्शंस हैं वो आपके लिए वन वर्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में। आप ध्यान से समझें इसको, आगे बढ़ें। ये नया वर्ड है एब्सोल्यूटिस्ट, इसके बारे में थोड़ा जान जाए आप कि लिटरली ए गवर्नमेंट और सिस्टम ऑफ रूल दैट हैज नो रिस्ट्रेंट्स ऑन द पावर एक्सरसाइज्ड। अगर इस वर्ड का लिटरल मीनिंग निकाला जाए तो इसकी लिटरल मीनिंग ये होगी कि एक ऐसी सरकार या शासन का एक ऐसा स्वरूप जिसमें सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता, कोई उस पर अवरोध नहीं होता, वो होता है एब्सोल्यूटिस्ट। आगे लिखा है इन हिस्ट्री, इतिहास में, द टर्म रेफर्स टू ए फॉर्म ऑफ मोनार्कियल गवर्नमेंट। अगर ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो यह जो टर्म है एब्सोल्यूटिस्ट अर्थात निरंकुशवाद, यह एक ऐसे मोनार्कियल गवर्नमेंट की ओर संकेत करता है, एक ऐसे राजतंत्र या राजतंत्रीय सरकार की ओर संकेत करता है जो कि सेंट्रलाइज्ड हो अर्थात पूरी तरह से केंद्रीकृत हो, मिलिटराइज्ड हो अर्थात सैन्य शक्ति पर आधारित हो, एंड रिप्रेसिव और दमनकारी हो, जो अपने विरोधियों का दमन करने में सक्षम हो, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूटिस्ट। तो इसकी विशेषता ये हुई कि एक ऐसी सरकार या शासन का ऐसा स्वरूप जिसमें शासन पर या सत्ता पर किसी तरह का कोई अंकुश न हो, और ऐतिहासिक रूप से यह शब्द एब्सोल्यूटिस्ट एक ऐसी सरकार के ऊपर हमको विशेष जोर देता है जो सरकार राजतांत्रिक है और जो बहुत ज़्यादा केंद्रीकृत है, सेंट्रलाइज्ड है, अर्थात एक ही व्यक्ति सारे निर्णय करता हो, शासन का केंद्रीकरण एक जगह हो, जो सरकार मिलिटराइज्ड है अर्थात जो सरकार सैन्य बल पर आधारित है और जो सरकार रिप्रेसिव है, दमनकारी है, जो अपने विरोधियों का दमन करने में सक्षम है, वो सरकार है एब्सोल्यूटिस्ट अर्थात निरंकुशवादी सरकार। तीसरा पॉइंट है इन सोरोयूज यूटोपियन विजन। सोरोयू के यूटोपियन विजन में अर्थात उसके काल्पनिक दृष्टिकोण में द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशंस। आपको मैंने अभी समझाया था इसके बारे में।
जिससे मैंने कहा था आपसे कि सोरोयू ये कल्पना करता है कि दुनिया के सभी लोग अलग अलग राष्ट्र समूहों में बटे हुए हैं, आइडेंटिफाइड थ्रू देयर फ्लैग्स एंड नेशनल कॉस्ट्यूम, जो अपने राष्ट्रीय झंडों के द्वारा या अपने राष्ट्रीय पोशाकों के द्वारा आसानी से पहचाने जा सकते हैं। आगे ये टर्म भी देख लें, यूटोपियन क्या है। यूटोपियन की मीनिंग क्या होती है? ए विजन ऑफ ए सोसाइटी दैट इज सो आइडियल दैट इट इज अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट। अर्थात एक ऐसे समाज की कल्पना करना जो इतना आइडियल हो, जो इतना आदर्शवादी हो, जो वास्तव में होना संभव नहीं है। एक ऐसे आदर्शवादी समाज की कल्पना करना जो वास्तव में एग्जिस्ट ना करता हो, जिसका वास्तव में सच्चाई में होना असंभव हो, वो है यूटोपियन। अब चौथा पॉइंट कहता है हमारा कि ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी के दौरान नेशनलिज्म इमर्ज्ड एज ए फोर्स। यहां जरा आप ध्यान देंगे कि ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के दौरान, नेशनलिज्म इमर्ज्ड एज ए फोर्स। नेशनलिज्म अर्थात राष्ट्रवाद एक फोर्स के रूप में उभर कर सामने आया, एक ऐसी ताकत के रूप में उभर कर सामने आया विच ब्रॉट अबाउट स्वीपिंग चेंजेस, जिसने स्वीपिंग चेंज लाया, बहुत ही महत्वपूर्ण चेंजेस लाए। इस नेशनलिज्म ने जो इमर्ज हुआ, जो राष्ट्रवाद उभर कर सामने आया, इस राष्ट्रवाद की ताकत ने एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया। किन किन फील्ड्स में? इन द पॉलिटिकल, राजनीतिक क्षेत्र में, और मेंटल वर्ल्ड ऑफ यूरोप, और यूरोप के मानसिक जगत में यह एक बहुत अलग ढंग से बहुत व्यापक परिवर्तन लेकर के सामने आया राष्ट्रवाद। अगर समझा जाए तो ये कहा जाएगा कि राष्ट्रवाद की ताकत ने यूरोप के लोगों के राजनीतिक और मानसिक जीवन में, मानसिक जगत में बहुत बड़ा चेंज लेकर के आता है ये राष्ट्रवाद। इस पैराग्राफ में आपको एक नया टर्म मिलेगा जिसका नाम है नेशन स्टेट। तो आइए देखते हैं नेशन स्टेट क्या है। इसके बारे में बहुत से लोगों में कंफ्यूजन होता है, इसको आप ठीक से याद कर लेंगे। एग्जामिनेशन में कभी कभी नेशन स्टेट के बारे में पूछा जाता है, तो इसको ठीक से समझें कि ए नेशन स्टेट वाज वन इन विच द मेजोरिटी ऑफ इट्स सिटीजन्स। एक नेशन स्टेट या एक राष्ट्र राज्य वह था जिसमें द मेजोरिटी ऑफ इट्स सिटीजन्स, नागरिकों का अधिकांश भाग, एंड नॉट ओनली इट्स रूलर्स, और केवल इस राष्ट्र राज्य के शासक ही नहीं। एक नेशन स्टेट वह है जिसमें देश में रहने वाले नागरिकों का अधिकांश हिस्सा, केवल शासक ही नहीं बल्कि देश के नागरिकों का अधिकांश हिस्सा, केम टू डेवलप ए सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी, एक कॉमन आइडेंटिटी की भावना को डेवलप करने के लिए सामने आए, एक साझा पहचान के भाव को विकसित करने के लिए सामने आए, एंड शेयर्ड हिस्ट्री और डिसेंट, और साझा इतिहास या साझा विरासत की भावना को विकसित करने के लिए सामने आए, वह था नेशन स्टेट। इसका मतलब कि नेशन स्टेट वह था जिसमें देश में रहने वाले नागरिकों का अधिकांश हिस्सा न केवल देश के शासक बल्कि देश के नागरिकों का अधिकांश हिस्सा एक साथ आए अपनी साझा पहचान को विकसित करने के लिए और अपनी साझा इतिहास और साझा विरासत की भावना को विकसित करने के लिए। अब टर्म है प्लेबिसाइट, ए डायरेक्ट वोट बाय विच ऑल द पीपल ऑफ ए रीजन आर आस्क्ड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट ए प्रपोजल। एक डायरेक्ट वोट, एक प्रत्यक्ष वोटिंग सिस्टम जिसमें सभी लोगों को जो एक क्षेत्र विशेष में रहते हैं उनसे ये कहा जाता है कि किसी एक खास प्रस्ताव को या तो सीधे सीधे एक्सेप्ट करें या सीधे रिजेक्ट करें। तो इस तरह का डायरेक्ट वोटिंग सिस्टम जिसमें देश की जनता से या किसी क्षेत्र की जनता से ये कहा जाए
कि वो किसी प्रस्ताव को सीधे सीधे स्वीकार करें या अस्वीकार करें। नेक्स्ट पॉइंट है, शुरू करते हैं आगे। द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789। पहली बार अभिव्यक्ति जो हुई राष्ट्रवाद की, नेशनलिज्म की, वो 1789 के फ्रेंच रिवॉल्यूशन के साथ ही स्पष्ट हुई। तो ये पहला क्लियर एक्सप्रेशन था नेशनलिज्म का विश्व स्तर पर, जो कि फ्रांस में जब रिवॉल्यूशन हुआ 1789 में, तब देखा गया। अगला पॉइंट है, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन लेड टू द ट्रांसफर ऑफ सोवरेनिटी फ्रॉम द मोनार्की टू ए बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स। इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने क्या किया? ट्रांसफर किया संप्रभुता को, सोवरेनिटी को या सत्ता को। कहां से? मोनार्की से लेकर के इसने सत्ता को दे दिया किसके हाथ में? एक ऐसी बॉडी को जो बॉडी फ्रेंच सिटीजन से मिलकर बनी हो। अगला पॉइंट है कि द रिवॉल्यूशन प्रोक्लेम्ड दैट इट वाज द पीपल हु वुड henceforth constitute the nation and shape its destiny। इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने, इस फ्रांस की क्रांति ने ये घोषित कर दिया, ये घोषणा कर दी कि अब देश की जनता ही अब के बाद क्या करेगी? राष्ट्र का निर्माण करेगी और राष्ट्र के डेस्टिनी को शेप करेगी। अर्थात राष्ट्र आगे कैसा होगा, इसके लिए अंतिम फैसला लेने का अधिकार अब देश की जनता को होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, ये पॉइंट नंबर 9 होना चाहिए, लेकिन टाइपिंग मिस्टेक है, ये फिर से 7 हो गया है। आप इसको पॉइंट नंबर 9 समझें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको जरूर याद रखें, आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट है कि द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज इंट्रोड्यूस्ड वेरियस मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस दैट कुड क्रिएट ए सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमॉन्ग्स्ट द फ्रेंच पीपल। अभी तक आपने देखा कि फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन नेशनलिज्म का होता है फ्रेंच रेवोल्यूशन से, जो कि 1789 में होता है। उसके बाद मैंने बताया आपको कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के द्वारा सोवरेनिटी अर्थात सत्ता का ट्रांसफर हो जाता है, राजा से सत्ता आ जाती है एक ऐसी बॉडी के पास जो बॉडी फ्रेंच सिटीजन से मिलकर बनी होती है। फिर मैंने आपको बताया कि अब इस रेवोल्यूशन के बाद ये स्पष्ट हो जाता है, ये घोषणा हो जाती है कि अब की बाद देश की जनता ही राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र के डेस्टिनी को तय करेगी। अब आगे बताते हैं आपको कि फ्रांस के जो रेवोल्यूशनरीज थे, जो फ्रांस के क्रांतिकारी थे, उन्होंने कौन कौन से ऐसे कदम उठाए जिसके द्वारा लोगों के बीच एक कलेक्टिव आइडेंटिटी अर्थात एक साझा पहचान की भावना को जागृत करने के लिए आवश्यक था। साझा पहचान को क्रिएट करना इतना आवश्यक था कि यदि नेशन स्टेट को बनाना था तो ये कलेक्टिव आइडेंटिटी का होना जरूरी था। और चूंकि सभी लोग बटे हुए थे, इसलिए लोगों के बीच एक कलेक्टिव आइडेंटिटी को डेवलप करना अत्यंत ही आवश्यक था ताकि नेशन स्टेट का निर्माण हो सके। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि विच मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस वेयर इंट्रोड्यूस्ड बाय द फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज टू क्रिएट ए सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमॉन्ग्स्ट द फ्रेंच पीपल। तो अगले जो पॉइंट्स हैं वो आपके आंसर हो सकते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा इसको। पहला जो मेजर है वो क्या है? द आइडियाज ऑफ ला पैट्री, द फादरलैंड एंड ली सिटुएन, द सिटीजन emphasize the notion of a united community enjoying equal rights under a constitution। एक आइडिया आया सामने, वो आइडिया है ला पैट्री का, द फादरलैंड का, अर्थात एक ऐसा देश जो देश उन देश के सभी लोगों के पूर्वजों से जुड़ा है। मतलब वह देश जो वहां के निवासियों को वहां के पूर्वजों की विरासत के रूप में मिला है। एंड ली सिटुएन ये दूसरा टर्म है, इसका मतलब होता है द सिटीजन, देश के नागरिक। और इन दोनों वर्ड्स ने एम्फेसाइज किया, विशेष जोर दिया एक नोशन पे,
एक धारणा पर, और वो धारणा क्या थी? वो धारणा थी कि ए यूनाइटेड कम्युनिटी एंजॉयिंग इक्वल राइट्स अंडर ए कॉन्स्टिट्यूशन, कि एक संगठित समुदाय एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत, एक संविधान के अंतर्गत एक समान अधिकारों को एंजॉय करता हो। इसका मतलब ये हुआ कि ला पैट्री, द फादरलैंड, पितृभूमि, और ली सिटोयन अर्थात द सिटीजन अर्थात नागरिक, इस विचार ने लोगों को एक यूनाइटेड कम्युनिटी, एक संगठित और संयुक्त समुदाय के विचार के लिए प्रेरित किया गया, और एक ऐसा संयुक्त समुदाय, एक ऐसा यूनाइटेड कम्युनिटी जो कि इक्वल राइट्स को एंजॉय करता हो, और वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में, संविधान के अंतर्गत। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दूसरा स्टेप है ए न्यू फ्रेंच फ्लैग, एक नया फ्रांसीसी ध्वज अर्थात झंडा। द ट्राइकलर, तिरंगा, वाज चोजन टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड, जो पहले का शाही ध्वज था, जो पहले का राजशाही झंडा था, उस झंडे के स्थान पर उसको रिप्लेस करने के लिए एक नया फ्रेंच फ्लैग चूज किया गया, जो कि था द ट्राइकलर, तिरंगा। नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ कि द स्टेट जनरल वाज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स एंड रीनेम्ड द नेशनल असेंबली। जो स्टेट जनरल थी, जहां तीनों स्टेट के प्रतिनिधि सम्मिलित होते थे और राजा की उपस्थिति में यहाँ महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते थे, तो इस स्टेट जनरल का इलेक्शन किया गया एक्टिव सिटीजन्स की बॉडी के द्वारा। जो एक्टिव सिटीजन्स थे उन्हीं को इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए अवसर दिया गया, और इस स्टेट जनरल का नाम चेंज कर दिया गया और इसका नाम हो गया नेशनल असेंबली। अगला पॉइंट क्या है? न्यू हाइम्स वेयर कंपोज्ड, नई नई स्तुतियां लिखी गई, नई नई सूक्तियां लिखी गई। हाइम्स को आप स्तुतियां या वंदना भी कह सकते हैं। ओथ्स टेकन, शपथ लिए गए, एंड मार्टियर्स को मेमोरेटेड, और जो शहीद थे उनको फिर से याद किया गया। ऑल इन द नेम ऑफ द नेशन, और ये सारे काम क्यों किए गए? राष्ट्र के नाम पे किए गए। लोगों में राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करने के लिए, लोगों के अंदर एक कॉमन आइडेंटिटी को डेवलप करने के लिए ये सारे स्टेप उठाए गए। तो न्यू हाइम्स को कंपोज किया गया, ओथ्स लिए गए, और जो शहीद थे, जो मार्टियर्स थे, उन्हें को मेमोरेट किया गया, उनको फिर से याद किया गया, और ये सब कुछ हुआ राष्ट्र के नाम पे। नेक्स्ट पॉइंट है ए सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज पुट इन प्लेस एंड इट फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल सिटीजन्स विद इन इट्स टेरिटरी। एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम शुरू किया गया, एक केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था का आरंभ किया गया, और इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया गया। क्या कार्य किया इसने ये किया कि इट फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉज, इसने यूनिफॉर्म लॉज बनाए, एक समान कानून बनाया सबके लिए। इसके लिए फॉर ऑल सिटीजन्स, देश के उन सभी नागरिकों के लिए जो इसके टेरिटरी में रहते थे, जो इसके भूभाग में रहते थे, उन सभी नागरिकों के लिए इस सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ने एक यूनिफॉर्म, एक समान कानून बनाकर तैयार किया। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वेर एबोलिश्ड। जो आंतरिक कस्टम ड्यूटीज थी, जो आयात निर्यात शुल्क थे, और जो ड्यूज थी, उन सभी को एबोलिश कर दिया गया। एंड ए यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स वाज एडॉप्टेड, और एक समान भार और नाप की व्यवस्था को एडॉप्ट किया गया, स्वीकार किया गया। जितने भी आंतरिक आयात निर्यात शुल्क थे, उन सभी शुल्कों को एबोलिश कर दिया गया, और एक समान भार और माप के पैमाने को स्वीकार किया गया।
और ये सारे काम क्यों हुए? ताकि देश के सभी लोगों के बीच एक यूनिटी की भावना डेवलप हो, एक नेशनलिज्म की भावना डेवलप हो, वो अपने आप को कॉमन आइडेंटिटी के रूप में देख सकें। एक लास्ट पॉइंट है, आप जरूर याद रखेंगे सारे पॉइंट्स को, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है। रीजनल डायलेक्ट्स वेर डिस्करेज्ड। जो रीजनल डायलेक्ट्स थी, जो क्षेत्रीय बोलियां थी, उनको डिस्करेज किया गया, उनको हतोत्साहित किया गया। एंड फ्रेंच, और जो फ्रेंच लैंग्वेज थी, एज इट वॉज स्पोकन एंड रिटन इन पेरिस, जैसी कि पेरिस में बोली और लिखी जाती थी, बिकेम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। वह देश की एक कॉमन लैंग्वेज हो गई, एक आम भाषा हो गई फ्रेंच लैंग्वेज। और जो क्षेत्रीय बोलियां थीं उनको डिस्करेज किया गया, उनको हतोत्साहित किया गया। और जो फ्रेंच लैंग्वेज थी वह देश की एक साझा लैंग्वेज, एक कॉमन लैंग्वेज बन गई। अगला पॉइंट कहता है कि व्हेन द न्यूज ऑफ द इवेंट्स इन फ्रांस रीच्ड द डिफरेंट सिटीज ऑफ यूरोप, जब फ्रांस में होने वाली इन सभी घटनाओं की खबर यूरोप के दूसरे शहरों में पहुंची, स्टूडेंट्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लास, तो जो विद्यार्थी थे या जो दूसरे एजुकेटेड मिडिल क्लासेस के लोग थे, बिगेन सेटिंग अप जैकोबिन क्लब्स, उन लोगों ने जैकोबिन क्लब बनाना शुरू कर दिया। और इसी के साथ ही फ्रांस में नेपोलियन के सत्ता में आने का मार्ग आसान हो गया। अब सीधे चलते हैं उस पॉइंट पे जो आपके एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण है, नेपोलियन के बारे में। द सिविल कोड ऑफ 1804, याद रखेंगे कि सिविल कोड, जिसे नेपोलियनिक कोड भी कहते हैं, यह 1804 में लागू किया गया, यूजुअली नोन एज द नेपोलियनिक कोड, डीड अवे विथ ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। इसने क्या किया, इस सिविल कोड ऑफ 1804 ने, कि जो भी जन्म पे आधारित विशेषाधिकार थे उन सभी को इसने समाप्त कर दिया। एस्टेब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर द लॉ, और इस सिविल कोड ने क्या किया कि लॉ के सामने सबको इक्वालिटी प्रदान किया, अर्थात अब जितने भी लोग थे वो कानून की नजर में समान थे। एंड सिक्योर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी, और जो राइट टू प्रॉपर्टी थी, जो संपत्ति का अधिकार था, उसको इसने सुरक्षित कर दिया। तो ये सिविल कोड की मुख्य बातें थी। 10 नंबर पॉइंट कहता है कि इन द डच रिपब्लिक, इन स्विट्जरलैंड, इन इटली एंड जर्मनी, नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स। नेपोलियन ने और कौन कौन से काम किए जो बहुत ही दूरगामी हुए, वो कौन कौन काम है ध्यान रखें, इसको जरूर याद रखें। नेपोलियन ने डच रिपब्लिक में, स्विट्जरलैंड में, इटली और जर्मनी में पहला काम किया कि इसने एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स को सिंप्लीफाई किया। जो प्रशासनिक विभाजन थे उसको इसने सरल बनाया। एबॉलिश्ड द फ्यूडल सिस्टम, और फ्यूडल सिस्टम को इसने एबॉलिश किया, सामंती प्रथा का अंत किया। एंड फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्फडम, और जो किसान थे उनको मुक्त किया, इससे सर्फडम से। इसकी मीनिंग क्या होती है सर्फडम की? भूदासत्व। तो जो किसान भूदास थे उनको इसने फ्री कर दिया। एंड मैनोरियल ड्यूज, और जो जागीरदारी शुल्क थे, जो कर्ज लिए थे किसानों ने जमींदारों से, या जो भी उन पे बकाया राशि थी, उससे किसानों को इसने मुक्त कर दिया। तो ये काम किए नेपोलियन ने डच रिपब्लिक में, स्विट्जरलैंड में, इटली में, जर्मनी में। आगे बढ़ते हैं। इन द टाउन्स टू, शहरों में भी उसने बहुत महत्वपूर्ण काम किए। गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड, जो गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस थी, जो व्यापारिक संगठन थे, जो अपने व्यापारिक गतिविधियों को नियंत्रित करते थे, कंट्रोल करते थे, अपने व्यापारिक गतिविधियों से संबंधित फैसला लिया करते थे, उन पे जो जो प्रतिबंध थे उन सारे प्रतिबंधों को इसने हटा दिया। ट्रांसपोर्ट्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वेर इम्प्रूव्ड, और जो यातायात के जो साधन थे,
या जो संचार के साधन थे उन सभी को उसने इम्प्रूव किया, और इससे फायदा हुआ कि स्मूथ हो गया ट्रेड और कॉमर्स। मर्चेंट्स के लिए ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप होने से, इम्प्रूव होने से उनका बिजनेस और फ्लोरिश हुआ, उनके बिजनेस में और वृद्धि हुई। जितने भी काम नेपोलियन ने किए उन सभी कामों से गुड्स और कैपिटल के आवागमन में, वस्तुओं और पूंजी के आवागमन में सहूलियत हुई होगी। नेक्स्ट पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में आता है, विशेष करके 5 मार्क्स का क्वेश्चन। इससे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, इसे आप ध्यान से समझेंगे इसको। हाउएवर इन द एरियाज कनकर्ड, हालांकि जो एरिया कनकर्ड किए गए थे, जीते गए थे नेपोलियन के द्वारा, द रिएक्शंस ऑफ द लोकल पॉपुलेशंस टू फ्रेंच रूल वेर मिक्स्ड। तो जो भी एरिया नेपोलियन की सेना ने जीता था, उन एरियाज में जो लोकल पॉपुलेशंस थी, जो क्षेत्रीय जनसंख्या थी, उसका जो रिएक्शन था, जो उसकी प्रतिक्रिया थी नेपोलियन के इस शासन के प्रति, फ्रेंच शासन के प्रति मिक्स्ड थी, अलग अलग ढंग की थी। इनिशियली, शुरू में, इन मेनी प्लेसेज, कई स्थानों पर, सच एज हॉलैंड एंड स्विट्जरलैंड, जैसे कि हॉलैंड और स्विट्जरलैंड में, एज वेल एज इन सर्टेन सिटीज, इसके साथ ही साथ कुछ मुख्य शहरों में, लाइक ब्रुसेल्स, मेंज, मिलान एंड वर्सा, इन शहरों में द फ्रेंच आर्मीज वेयर वेलकम्ड एज हार्बिंजर्स ऑफ लिबर्टी। शुरू में कई जगहों पे, जैसे हॉलैंड और स्विट्जरलैंड, और साथ ही साथ कुछ शहर भी थे जैसे ब्रुसेल्स, मेंज, मिलान और वर्सा, यहाँ पे फ्रांस की सेना का स्वागत किया गया हार्बिंजर्स ऑफ लिबर्टी के रूप में, स्वतंत्रता के दूत के रूप में, एक ऐसे दूत के रूप में जो उन्हें स्वतंत्रता की सौगात देने आए हैं, जो उनके लिए लिबर्टी का मैसेज लाए हैं, जो उनको लिबरेट कराने के लिए आए हैं। बट द इनिशियल इंथुसियाज्म सून टर्न्ड टू हॉस्टिलिटी, लेकिन जो उनका शुरुआती उत्साह था वो जल्दी ही दुश्मनी में चेंज हो गया। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों हुआ? द इनिशियल इंथुसियाज्म सून टर्न्ड इनटू हॉस्टिलिटी, व्हाई? तो आपको एक्सप्लेन करना होता है, तो आप जो आगे समझेंगे वो इसका आंसर है। एज इट बिकेम क्लियर, ये दुश्मनी क्यों हो गई? क्योंकि यह पूरी तरह स्पष्ट हो गया कि दैट द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स, कि जो नया एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट किया गया है, जो नई प्रशासनिक व्यवस्था की गई है, डिड नॉट गो हैंड इन हैंड विथ पॉलिटिकल फ्रीडम, यह नई प्रशासनिक व्यवस्था राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं है। यह बात अब कॉमन पीपल को महसूस लगी होने कि जो व्यवस्था नेपोलियन ने की है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट उसने किया है, वह अरेंजमेंट पॉलिटिकल फ्रीडम के अकॉर्डिंग नहीं है। और इसके अलावा क्या उसने किया जिसकी वजह से लोग उसके विरुद्ध हो गए? तो इंक्रीज्ड टैक्सेशन, उसने टैक्स बढ़ा दिए। सेंसरशिप, उसने सेंसरशिप लगा दिया। उसने अपने विचारों के अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध लगा दिया। चाहे आप किसी माध्यम से विचारों को अभिव्यक्त करें, पेपर के माध्यम से, मैगजीन के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, या किसी प्ले स्टोरी या किसी और तरीके से आप अपने विचारों को अभिव्यक्त करने में सक्षम नहीं थे। तो उसने लगा दिया सेंसरशिप, ताकि उसके शासन के विरुद्ध कोई आवाज ना उठ सके, इसके लिए उसने लगा दिया सेंसरशिप। और तीसरी वजह क्या थी? फोर्स्ड कॉन्स्क्रिप्शन इनटू द फ्रेंच आर्मीज रिक्वायर्ड टू कनकर द रेस्ट ऑफ यूरोप। और उसने काम किया, उसने यूरोप के बाकी हिस्सों को जीतने के लिए, चूंकि नेपोलियन की इच्छा थी पूरे यूरोप को जीतने की, तो यूरोप के बाकी हिस्सों को जीतने के लिए उसे एक स्ट्रांग आर्मी की आवश्यकता थी। और उस स्ट्रांग आर्मी में अच्छे सैनिकों को भर्ती करने के लिए
जिन जिन एरियाज पर उसने कब्जा किए थे उन सभी को वो अपने कंट्रोल में लेने के बाद वहां के नौजवानों को फोर्स करने लगा उसकी सेना में ज्वाइन करने के लिए। All seemed to outweigh the advantages of the administrative changes. इन सभी को देखने के बाद जो एरिया नेपोलियन ने कब्जा किए वहां के लोगों को ये महसूस लगा होने कि जो उसको फायदे हुए हैं, जो उस टेरिटरी को फायदा हुआ है नेपोलियन के आने से, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को उसने ठीक किया है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट उसने किए हैं, नेपोलियन ने जो प्रशासनिक सुधार किए हैं, उन सुधारों से जो फायदा यहाँ के लोगों को हुआ है वो फायदा नेपोलियन के आने के बाद होने वाले नुकसान से कम है। अर्थात नेपोलियन के आने से लोगों को नुकसान ज़्यादा हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस से फायदे कम हुए हैं। ये बात अब स्पष्ट हो गई। यही कारण था कि लोग नेपोलियन के विरोध में अब आने लगे और जो इनिशियल इंथुसियाज्म था वो इंथुसियाज्म अब चेंज हो गया एक हॉस्टिलिटी में। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जरूर मिले होंगे और ये वीडियो, इसमें दिए गए कंटेंट आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे, आपके लिए बहुत सहयोगी होंगे। इसी विश्वास के साथ आज के क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की और उसको भी हम चाहेंगे कि आपके लिए इतना अच्छा बनाएं ताकि आप सारी बात को समझ जाएं, सारे पॉइंट्स कवर करें, सारे क्वेश्चन को समझें। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स हमको ज़रूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।